नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं CTET यानी सी टेट के कुछ प्रैक्टिस सेटों के बारे में। यह दोस्तों एक प्रकार का प्रैक्टिस सेट नहीं है, बल्कि यह क्वेश्चन को हल करने का या पेपर को कैसे सॉल्व किया जाए उसका यह एक तरीका है, जिसमें क्वेश्चन के माध्यम से बताया जाता है कि क्वेश्चन आए तो आप किस प्रकार क्वेश्चन को डील करिए। देखिए, आप लोग जानते भी हैं कि सी टेट सी टेट में पेडागॉगिक सेक्टर का सबसे ज़्यादा भूमिका होता है। इसका मतलब यह है कि सी टेट को करने के लिए ज़्यादा फैक्ट सेक्टर से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है पेडागॉगिक सेक्टर को समझना। इसमें देखिए, जैसे ही आप पेपर में बैठेंगे तो वहाँ पर आपको जितने टैग वर्ड पता हो या पेपर को सॉल्व किया जाए, मतलब कैसे सॉल्व किया जाए या किस किस टॉपिक को पढ़ा जाए, इसके बारे में आप जानकारी रखते हैं तो आप पेपर में जाएंगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन को देखें तो उसके पीछे जो छुपा हुआ चीज़ है उसको समझें। आप कहीं से भी प्रैक्टिस करें, बुक से करें या कहीं से करें, लेकिन एक बात को ध्यान में रख के करें। जानते हैं दोस्तों वह बात क्या है? वह बात यह है कि आप क्वेश्चन में पॉजिटिव चीज़ को ढूंढिए। मतलब कि एक ऑप्शन मेरा, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है, उसमें मेरा ऑप्शन ए सही है या कोई मैंने अच्छा बात है, लेकिन 3 ऑप्शन किस वजह से गलती है इसको ढूंढना सबसे ज़रूरी है। इसका यह एक रीज़न है कि जैसे आप सीटेट के पेपर में बैठेंगे तो आप लोग को कन्फ्यूजन अधिकतर 2 ही क्वेश्चन मतलब 2 ही ऑप्शन में होता है। तो यदि आप इस चीज़ को पकड़ने की क्षमता में हैं कि कैसे मतलब कि क्वेश्चन के ऑप्शन को काटा जाए, तो आप वहाँ पर 2 में से एक ऑप्शन को आराम से निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों को हम बात करेंगे, फिर कुछ और चीज़ों को सीखेंगे। देखिए, इसमें कितने क्वेश्चन शामिल हैं इससे हम लोग को मैटर नहीं। हम लोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? पेपर को सॉल्व करने सीखना, कि वहाँ पर यदि हम बैठे तो कैसे सॉल्व करें कि जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन हम लोग अपना रिजल्ट भी चेक कर ले, चेक ना कर ले, देख कर खुश हो जाए। ठीक है, आइए बात करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल होता है। कह रहे हैं बालक में जब वृद्धि होता है, विकास होता है, तो उसमें क्या शामिल रहता है। यह क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मतलब कि बहुत रिपीट होता है, मतलब बहुत की मतलब समझ जाए कि हर 1 साल 2 साल बीच लगा कर इसको आना ही आना है। ठीक है, तो देखिए, जैसे ही आप मेरे एक वीडियो बना होगा सी टेट के 5 मूल मंत्र, उसमें एक चीज़ बताया गया होगा कि सेट पेपर को कैसे हल करें या मतलब कितने टाइम हल करें। यदि आप लोग नहीं देखें तो उसे एक बार जरूर देखिए। देखिए, इस श्रृंखला में दोस्तों बड़े बड़े वीडियो नहीं आएंगे, लेकिन बस एक अनुभव आएगा। अनुभव ये आएगा कि पेपर में आपको चलना कैसे है और कैसे क्वेश्चन को डील करना है। और जो दोस्त, स्टूडेंट नहीं बोलेंगे, जो दोस्त अगर पेपर को डील करने सीख गया तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। अब देखिए, कह रहे हैं बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल होता है। कह रहे हैं मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, फिर कह रहे हैं मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों, फिर कह रहा है शरीर के बनावट और आकार में केवल भौतिक परिवर्तन। देखिए, जो टैग वर्ड वाला मेरा दूसरा वीडियो देखा होगा, ये सब देखते ही आप ऑप्शन को ऐसे कर दीजिए। ठीक, ये पेपर सॉल्व करने का तरीका है। अब हम मेरा रहा 3 वर्ड। तो पहले देखिए, मात्रात्मक का अर्थ होता है कि जितनी चीज़ें हमें दिख रही है, जैसे मेरा हाथ हुआ, जैसे मेरा पैर हुआ, मेरा अंगुली हुआ, ये सब मात्रात्मक है। और गुणात्मक मतलब गुण से संबंधित चीज़ें, जैसे बुद्धि हुआ, उसके जैसे अब किसी भी क्षेत्र को मतलब बोल लीजिए, उसका बुद्धि क्या है, उसका मतलब कि जैसे कि बोले कि उसके अंदर की संवेदना क्या है, संवेग क्या है, जितनी इमोशनल चीज़ें हैं सब, या जिसे हम मतलब कि देखते उगते नहीं है। मैंने गुणात्मक का मतलब कि गुण से, बुरा है अच्छा है जो भी है तो वो गुणात्मक हो जाएगा। तो कह रहे वृद्धि और विकास में दोनों चीज़ें शामिल होती है। देखिए, अगर बालक किसी गलत लड़के के भी साथ रहता है तो गलत सेक्टर में सीखेगा, लेकिन सीखेगा जरूर। बात समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए क्या होता है, तो अब एक ये दोनों तो हो गए ना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, मात्रात्मक में जो दिख रहा है वो, और गुणात्मक मतलब उससे गुण से संबंधित विकास। ठीक है, उसी तरह आइए फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षाएं किससे रखनी चाह रहा है। कह रहा अपेक्षा, देखिए कोई भी आपको वर्ड मिले तो उसे आप मतलब कि पहले अंडरलाइन कर लीजिए। इसका देखिए एक मोटो क्या होता है,
वहाँ पर ज़्यादा चीज़ों में देखिए 3-4 क्वेश्चन में तो आप ऐसे गलती करेंगे कि ऑप्शन में नहीं पूछा रहेगा और आप हाँ वाले, मतलब क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है, लेकिन वहाँ टाइम के प्रेशर में देखिए सीटेट पेपर कठिन नहीं है, मतलब बिल्कुल दोस्तों कठिन है। इस बात पर मतलब मेरे पास भरोसा करिए कि कठिन नहीं है। क्यों मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है, वो कठिन नहीं है, ठीक। लेकिन बस वहाँ पर अपने को सबसे बड़ा मतलब है अपने अंदर धैर्यता रखना। तो आप लिखा रहेगा ऑप्शन में नहीं है, आप पहला ही ऑप्शन पढ़े हैं वाला, मतलब कि पॉजिटिव ऑप्शन उसको मार के निकल गए। तो जैसे नहीं बढ़ा है तो आप अपना क्वेश्चन जैसे पेपर मान लीजिए सीटेट हम क्वेश्चन नंबर 2 हल कर रहे हैं, तो 2 नंबर का सामने पहले आपको जो सीट मिलेगा क्वेश्चन मतलब हल करने वाला, उस पर नहीं लिख ले, नहीं लिख कर राउंड कर ले। चूँकि पहले ऑफलाइन पेपर होता था तो हम लोग पेपर में ही गोला मार देते थे। अब ऑफलाइन तो हो नहीं रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, तो हम लोग उसे नहीं मान ले। इसका मतलब कि इसमें हमको नहीं वाला ऑप्शन ढूंढना है, न कि वाला। ये 2-3 मिस्टेक आपका मतलब जैसे कि मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो कि मतलब कि रिजल्ट आता है तो 3 नंबर से 4 नंबर से मतलब क्वालिफाइंग रुक जाता है। बाद में कहते हैं कि मैं नहीं वाले को हाँ पढ़ लिया था, हाँ वाले को नहीं पढ़ लिया था। तो ऐसे चीज़ों से हम पहले ही सजग होकर चलेंगे, क्योंकि बाद में आकर हम अफसोस करेंगे तो हमारे लिए फिर पेपर दोस्तों होने वाला नहीं है। अब देखिए कह रहा है कि अपेक्षाएं किससे रखनी चाहिए, कह रहा है केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से। आप बताइए जो स्कूल में कमजोर है उससे आप कुछ नहीं कहेंगे, इसका मतलब ये तो ऑप्शन ऐसे हम काट के हटा देंगे, ठीक। फिर कह रहा है जेंडर और वर्ग को ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थियों से। इस ऑप्शन को रोक के रखेंगे, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव ऑप्शन है। देखेंगे अब देखिए 2 पॉजिटिव ऑप्शन मिल जाए आपको, तो आप वहाँ पर थोड़ा सा अपने को मतलब स्थिर करिए। अब स्थिर इस मामले में करिए कि आप शब्द के गौणता को पकड़िए। गौणता का मतलब क्या, मतलब कि गंभीरता को, उसकी वजन को आप पकड़िए कि दोनों में से कौन सा शब्द वजनदार है। अगर वजनदार चीज़ों को आप पहचानना सीख गए तो फिर दोस्तों आप लोगों को कोई मतलब कि क्वालिफाई होने से या सीटेट में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, बस अगर यदि आप उस वजन को पकड़ लें। दूसरा कार्य है विशेष श्रेणी से संबंध विद्यार्थियों को छोड़कर सभी विद्यार्थियों से। यदि बताइए आपके स्कूल में आप टीचर है, आपको विशेष श्रेणी वाले विद्यार्थी भी दिए गए हैं, तो उनको आप क्यों छोड़ेंगे? आप उनको छोड़ सकते हैं, इसका मतलब उनको हम कभी छोड़ नहीं सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग ऑप्शन ये भी गलत हो गया। उसके बाद कह रहा है भिन्न भिन्न विषयों में लड़के लड़कियों से अलग अलग अपेक्षाएं रखना, जैसे कि गणित में लड़के से और भाषा में लड़कियों से। ये बात देखिए, कभी भी जेंडर अलग करने की बात करें कि लड़कियां गणित नहीं पढ़ सकती है, केवल लड़के पढ़ सकते हैं, ऐसे ऑप्शन कभी भी दिखे तो आप काट दीजिए। क्योंकि मतलब कि हम लोग का जो एनसीएफ है उसका ये मानना नहीं है कि लड़कियां ये नहीं पढ़ सकती, लड़के ये नहीं पढ़ सकते, लड़कियां बाइक नहीं चला सकती, लड़के केवल बाइक चलाएंगे, ऐसा कोई भी नहीं। लड़कियां केवल खाना बनाएंगी, लड़के खाना नहीं बना सकते, ऐसा कुछ नहीं है। सब कोई सब काम कर सकता है। लड़कियां भी टीचर बन सकती है, लड़के भी टीचर बनेंगे, लड़के भी खाना बनाएंगे और लड़कियां भी खाना बनाएंगी। और जो लोग रूम लेकर रहते होंगे वो समझते हैं खाना बनाने के दर्द को, ठीक है। तो आइए ये ऑप्शन 2 ऑप्शन तो हम ऐसे काट दिए। अब हम लोग 3 ऑप्शन काट लिए। एक ऑप्शन क्या बचा कि जेंडर और वर्ग को ध्यान में न रखते हुए। जेंडर और वर्ग का मतलब कि जेंडर मतलब कि ना हम लड़की को अलग करेंगे ना लड़के को अलग करेंगे, मतलब इस बात पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे कि स्कूल में लड़का कौन है और लड़की कौन है। वर्ग कि वो मतलब पढ़ने में अच्छा है या विशेष वर्ग का है या कमजोर, इस दोनों पर हम ध्यान नहीं देंगे। सभी से हम अपेक्षाएं रखेंगे सब कोई अच्छा करे और सब कोई सीखे। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद करें, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे किसी दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। कह रहे किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया। देखिए यहाँ पर 2 वर्ड, एक सक्रिय और एक सामाजिक। देखिए सक्रिय वर्ड ऐसा है, मतलब सक्रिय वर्ड की बात करें, अगर इस आप वर्ड को समझ गए तो सीटेट में समझिए कि आप 15 नंबर लाएंगे, माने 15 से अधिक भी हो सकता है। लेकिन इस वर्ड को अगर समझ गए और इसका प्रयोग समझ गए तब यही हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे। देखिए कभी भी ऑप्शन में अगर बालक आपको एक्टिव दिख रहा है, उसके बाद कितना भी बढ़िया ऑप्शन हो आप उस ऑप्शन को मत छूइएगा। जहाँ पर एक्टिव लड़का है इसका मतलब कि सारे जो व्यवस्था किया गया उस बालक के लिए ही किया गया है। यदि वो खुद सक्रिय है तो उस ऑप्शन हमेशा सही होगा। अब सक्रिय मतलब कि कई डायरेक्शन में प्रयोग हो सकता है, ये वहाँ पर नहीं लिखा है कि बालक सक्रिय है, ऐसा कुछ लिख के नहीं आएगा। आपको ऑप्शन को पकड़ना होगा किसमें बालक मतलब कि सुस्त अवस्था में नहीं है, मतलब कि एक्टिव है।
तो यह एक ऐसा वर्ड है जो कि बहुत मतलब इससे इतने क्वेश्चन सॉल्व होंगे कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस श्रृंखला में आप लोग का इसका प्रयोग समझ में आएगा। ठीक है, तो कह रहा है इसमें दो वर्ड पढ़े, एक सक्रिय और एक सामाजिक। सामाजिक वर्ड, देखिए सामाजिक वर्ड भी ऐसा है कि कभी भी आए सामाजिक वर्ड अगर क्वेश्चन में, तो आप समझिए कि इस ऑप्शन में जो होना चाहिए वो समाज से ही रिलेट होना चाहिए। क्योंकि मतलब कि अधिकतर मनोविज्ञानी का ये मानना है, या तो वाइगोस्की का नाम लीजिए, कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास, कि मतलब बालक का विकास समाज के सांस्कृतिक या परिवेश से होता है। तो इसका मतलब अगर कोई स्टेटमेंट दिया है मनोवैज्ञानिक, तो वो हम लोग ऑप्शन में अगर मिलता है तो हम लोग उसे सही मान के चलेंगे। तो कह रहे हैं किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। तो देखिए सामाजिक संरचनावादी, इसको हम लोग क्या रखेंगे, व्यवहारवादी नहीं रखेंगे, क्योंकि सक्रिय और सामाजिक कहा है। जब सामाजिक प्रक्रिया कहा है तो हम लोग ऑप्शन भी क्या होगा, सामाजिक संरचनावादी भी होगा। सूचना प्रक्रिया से कोई मतलब नहीं है, संरचनावादी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्या चाहिए, तो सक्रिय चाहिए और सामाजिक संरचनावाद चाहिए। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया है, बालक ने उत्तर अच्छी तरह याद नहीं किया है। ठीक, इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि बालक ने उत्तर अच्छी तरह याद नहीं किया है। ठीक, तो ऑप्शन ए कह रहा है क्या, अभिभावक असफल हो गए, उन्हें बालक की अतिरिक्त कक्षा ट्यूशन का प्रावधान करना चाहिए था। देखिए स्कूल में अगर बालक को आपके पास भेजा गया है तो आप कभी भी ये नहीं मानेंगे कि उसके लिए हम अलग से व्यवस्था करें। बात को समझ रहे दोस्तों, मतलब मेरा कहना है कि अगर मैं, जैसे मान लीजिए आप गार्जियन हैं, आपने मेरे पास एक अपने बच्चे को भेजा, तो मैं आपसे ये नहीं कह सकता हूँ कि आप इसे ट्यूशन लगाइए, और आप भी ये नहीं कहेंगे कि सर जी हम इसको ट्यूशन लगवा दे रहे हैं। मैंने ऐसा आदमी कभी नहीं कर सकता। तो ये हम लोग ऑप्शन गलत होंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, बालक विद्यालय में पढ़ने योग्य नहीं है। ये तो कभी संभव ही नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि भाई विद्यालय बालकों के लिए कहें तो ये संभव नहीं हो सकता। बालक का बुद्धि निम्न है, इसे कभी आप जज नहीं कर सकते। वो निम्न है या तेज है, इसे आप जज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि आप अपनी व्यवस्था पर ध्यान रखिए, शायद आपका व्यवस्था फेल हो। उसकी बुद्धि निम्न है तो आप वैसा ट्रीटमेंट दीजिए, अगर जिसको जो रोग होगा उसके अनुसार आप इलाज करिए। आप डॉक्टर है तो यदि आप नहीं कर पाते इसका मतलब आप फेल है। तो क्या यह व्यवस्था की असफलता है, इसका मतलब क्या कि बालक जिस व्यवस्था में रह रहा है वहाँ के सारे सिस्टम फेल है दोस्तों। ठीक है, आइए फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप लोग को डिस्क्रिप्शन में 3 वीडियो मिलेंगे, मतलब प्रैक्टिस सेट के अलावा उस पर लिखा हुआ घर बैठे सीटेट निकाले या 110 प्लस लाने की रणनीति मूल मंत्र, उन 3 वीडियो को देखिए और उसमें जो टॉपिक बताए गए हैं उन्हीं टॉपिक को केवल पढ़िए और बुक से पढ़िए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में भी दोस्तों मतलब प्रीवियस ईयर को कम से कम 3 बार सॉल्व करिए और 3 बार सॉल्व कोई भी क्वेश्चन करिए तो अगर ऑप्शन सही ढूंढ लेते हैं तो जो 3 ऑप्शन गलत है उसे गलत करने की क्षमता विकसित करिए, फिर दोस्तों आपको कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। तो उन 3 वीडियो को आप देखेंगे जैसे ही, तो आपके अंदर एक गजब की सोच बन जाएगी कि सी टेट का एक दायरा पता चलेगा। हम लोग को सी टेट के दायरे को ही समझना है, मतलब ज़्यादा चीज़ों में नहीं उलझना है, मतलब कि कहाँ से दूध है, डायरेक्ट हमको क्रीम चीज़ें चाहिए। क्यों, क्योंकि कम समय है। ठीक, और इसमें हम इतनी मोटी मोटी बुकें लेकर पढ़ गए, जैसे कि अब लगे संस्कृत के लिए इतना सा मोटा, फिर इंग्लिश के लिए इतना सा मोटा, फिर मैथ के लिए फिर बोले कि मैथ में 15 नंबर आता है अर्थमेटिक का, तो उसे कैसे कवर करें। तो वो जो देखिए मैथ में आपको कुछ क्वेश्चन दिखता होंगे, जैसे अभी कुछ दिखेगा, जैसे एक रेल यात्रा से मिलेगा, एक आपको मतलब कि यही कि 16 रुपये किलो है तो आप 200 ग्राम खरीदे, 100 रुपये के नोट लेकर गए, 2-3 सामान खरीदे, एक इससे मिलेगा। और उसके बाद ऐसे कुछ घन घना आपके क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब टॉपिक दोस्तों बहुत लिमिट है, और भी कहाँ से उन वीडियो में बताया गया कि आप यहीं से कवर करिए आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मैं हर टॉपिक को इसमें बताने लगूँ तो फिर वो वीडियो ये वीडियो मतलब दोनों फिर हम इसको नहीं कर पाएंगे और इसको छोड़ देंगे। तो आप उसको जरूर देखिए, मतलब आपका माइंड पूरा वाश हो जाएगा सी टेट के प्रति कि क्या है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों बात करें, देखिए क्या कह रहा है आगे। आगे देखिए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो इनमें से सबसे अधिक मान किसका होगा। जब भी n का बात करें, कुछ भी का बात करें, तो आप वहाँ पर 1 2 3 अपना रख कर काम करिए, आराम से आप कंफर्टेबल उत्तर पा लेंगे। मतलब कि सब कोई के लिए सबसे आसान तरीका, भाई जो जानता है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो न्यू कमर है, न्यू कमर का मतलब मेरे कहने का मतलब होता है, न्यू कमर हम उसे बोला जाता है जो मतलब एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहा है, वो न्यू कमर है। तो उसके लिए क्या है कि भाई जब भी एन की बात करें तो आप n = 1 2 3 कोई भी रख कर चेक कर लीजिए, और जो ऑप्शन आपका क्वेश्चन जो मांगता है
वह डिमांड पूरा करता है, वह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं। कह रहा यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो इन में से सबसे अधिक मान किसका होगा। इसका मतलब सबसे अधिक मान किसका होगा। a की अगर हम बात करते हैं, किसका, a की बात करते हैं तो 5 प्लस n कह रहा है। अगर हम n इजकल टू मान लीजिए 1 ही रखे हैं, तब क्या होगा 5 प्लस 1 तो हमारा कितना हो जाएगा 6। फिर बात करते हैं b की, अगर हम बात करते हैं 5n की बात कर रहा है तो 5n इजकल टू हम 1 रखे हैं तो 5 आ गया। c की बात करते हैं हम तो लिखा है n प्लस 5 बटा 5, इसका मतलब 1 5 बटा 5 तो ये 6 बटा 5 हो गया, इसका मान 1 दशमलव समथिंग आएगा। फिर हम d की बात करते हैं तो 5n माइनस n, इसका मतलब 5 इंटू 1 माइनस 1 तो ये 5 है, 5 में से 1 गया तो हम लोग को 4 हो गया। अब आप बताइए क्या कह रहा है। इन एक प्राकृतिक संख्या है तो इनमें से सबसे अधिक मान किसका है। अब देखिए 5n, अगर n इक्वल टू हम 1 रखें तो 5 और n, ये कितना हम लोग का 6 हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, अब देखिए एक तो ये हो गया। हम और एक चीज़ चेक करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ हम और चेक करना चाहेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए जब n का मान का है तो 2 पर चेक करते हैं। अगर फिर n इक्वल टू अगर हम 2 रखते हैं तो ये कितना होगा, 5 और 2 हम लोग का 7 हो जाएगा। ठीक, और 5 और n, 5 में अगर हम 2 से गुणा कराएंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए ये 2 हो जाएगा, ये 5 होगा बटा 5, ये 7 बटा 5 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम फिर बात करते हैं। उसके बाद देखिए ये कितना, ये हो गया हम लोग का 5n माइनस n है। अब देखिए ये कितना हो गया, 5 दूनी का 10, 10 में से हम लोग का 2 गया तो 8। अब देखिए यहाँ पर अगर n इक्वल टू आप 1 रख कर चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर तो मान आपका ये बन जाएगा, लेकिन चूंकि ऑप्शन में 5n दिया है, 5n, अब बात को समझिए ऑप्शन बी क्या कर रहा है, ये गुणात्मक फॉर्म में है। इस जैसे 2 3 4 मान आप रखना शुरू करेंगे तो वहाँ से ये मान अपने गुणज फॉर्म में बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए ये तो प्लस फॉर्म बढ़ेगा, लेकिन ये गुणज फॉर्म बढ़ेगा, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये भी उत्तर सही हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं आराम से ना, आराम से। ऐसे n इक्वल टू n 1 2 3 मतलब 3 संख्या रख कर भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे 3 बार चेक करेंगे तो जैसे ही आगे जाएगा n इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये हम लोग का 7 ही होगा। फिर ये n मतलब 2 रखे तो 7 बटा 5 हो जाएगा। ये फिर 10 में से अगर हम लोग मतलब n इक्वल टू 2 रखें तो 10 में से 2 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हम लोग का हमेशा क्या होगा, मान अधिकतम देगा। मतलब एक जगह नहीं पूछा है कहाँ पर, लेकिन आगे जैसे 2 3 संख्या आप रखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि 5n का मान हमेशा अधिकतम रहेगा। वैसे ही बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये है कह रहा है 257 संख्या के द्विधारीय प्रस्तुतिकरण यानी बाइनरी डिजिट में भी कितने अंक होंगे। देखिए यह क्वेश्चन पिछले साल से आ रहा है, मतलब कि यह 1 2 साल पहले आया था, लेकिन अब इस क्वेश्चन का ट्रेंड बढ़ गया है। तो ऐसे आप सीखिए कि कभी भी बाइनरी डिजिट में बोले तो कैसे लिखा जाता है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। देखिए लिखने से पहले इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं ताकि मिटा देंगे थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, कह रहा है यहाँ पर भरना है का, फिर यहाँ पर भरना है प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो किसको प्रोत्साहित कर रही है। तो पहला ऑप्शन देखिए, कंठस्थीकरण और प्रत्यास्मरण मतलब रिकॉल। तो कंठस्थीकरण को तो कभी कोई भी ऑप्शन में ये ऑप्शन दिख जाए तो ये टैग वर्ड है, इसको आप काट दीजिए। ये क्या है, ये टैग वर्ड है। उसके बाद करते हैं कंठस्थीकरण समालोचनात्मक चिंतन। ठीक, उसके बाद बात करते हैं, ये भी देखिए यहाँ पर भी आ गया तो ये भी टैग वर्ड है। ठीक, उसके बाद करें अनुभव जनित अधिगम, उसके बाद समालोचनात्मक चिंतन। ठीक, ये देखिए इसको रखिए। अब बता रहे कि अनुभव जनित अधिगम और प्रत्याश्रमण, ये भी रिकॉल है। रिकॉल देखिए अब दोनों में थोड़ा सा अंतर हम समझते हैं। ये अनुभव जनित अधिगम और समालोचनात्मक चिंतन है। देखिए एक तो पहले अनुभव पा रहा है, क्या, यदि अनुभव से कोई चीज़ सीख रहा है तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए एक तो अनुभव है, अनुभव तो दोनों में है। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं, ये देखिए ये प्रत्याश्रमण है, ये रिकॉल है।
आइए देखिए, समालोचनात्मक चिंतन है ये। जैसे है ना, यहाँ पर भी एक प्रकार का थिंकिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? एक प्रकार का थिंकिंग कर रहा है, बट यहाँ पर वो नहीं कर रहा है। यहाँ पर रिकॉल कर रहा है, यानी ये कि अपनी याददाश्त को पीछे से सोच रहा है, मतलब। लेकिन ये पॉजिटिव थिंकिंग है। ये मतलब प्रत्यय आश्रमण से कई गुना हम लोग का समालोचनात्मक चिंतन एक बेहतर ऑप्शन है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या? सी सही रहेगा। पहला क्या? यहाँ पर अनुभव जनित, और उसके बाद समालोचनात्मक चिंतन हम लोग का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, यह एक बहुत बेहतर क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। हम लोग इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब कि देखिए, यह हम लोग का भी दूसरा है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। ये कई बार में हर चीज़ को नहीं करना चाहिए। अभी मान लीजिए 5-10 कठिन क्वेश्चन को लाया जाए, आप जैसे ही देखिए, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं बनता। मतलब क्या कि आपको मान लीजिए ऐड करने ही सीखना है, तो पहले 2, 3, 5 जोड़िए, उसके बाद आप जाइए किस पर, फिर आप 7-8 को जोड़ने भी सीखेंगे। लेकिन अब क्योंकि 7-8 भी मतलब कि अगर 2 और 3 आप जोड़ने की क्षमता रखते हैं, 5 करने की क्षमता रखते हैं, तो जैसे फिर आगे जाएंगे तो फिर हम लोग क्या मिलेगा? कैरी वाले सवाल मिलेंगे। उसमें 2 और फिर 9 रहेगा, 2 और 5 रहेगा। मतलब कि जैसे यहाँ से अगर 2-5 को समझ के चलेंगे तो आगे हम लोग काम निकलेगा। वैसे ही यहाँ से इन चीज़ों में अगर छोटे छोटे वर्ड काटने सीख जाएंगे तो कतनों लंबा ऑप्शन दे, ये छोटे छोटे वर्ड उसमें छुपे रहते हैं, और वही हम लोग को पकड़ना है। और इस श्रृंखला का भी उद्देश्य यही है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो छोटे छोटे वर्ड यहाँ से हम लोग जो निकालेंगे, वो बड़े बड़े ऑप्शनों में उससे हम लोग फाइंड कर कर उस ऑप्शन को काटेंगे। यही इसका उद्देश्य है। तो हम लोग का ये दूसरा है। हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना, मतलब कि सीधा मतलब मोटा मोटी एक ही चीज़ करना है कि ऑप्शनों के मदद से हम लोग कठिन ऑप्शनों को डील करेंगे। मतलब कि अगर इस श्रृंखला में आप बने रहेंगे तो आपको मतलब शुरू से अंत तक, तो लास्ट होते होते आप लोग को बहुत चीज़ पता चलेगा। ये ऐसे नहीं, ये मेरा मतलब कि मैं तो अभी तक 3 ही बार हुआ, 3 ही बार दिया। अब वैसे तो वो तीनों मैंने अनुभव है, पर्सनल अनुभव है एक, मतलब। ठीक है, आइए हम बात करते हैं। देखिए क्या करें, 257 संख्या के द्विधारी प्रस्तुतिकरण। इसको देखिए, जब भी लिखना हो ना मैंने बाइनरी डिजिट में, तो आप ऐसे खींच लीजिए। ठीक, एकदम सिंपल हम बता रहे हैं। 257 है ना, अब यहाँ पर 2 लिखिए, तो ये कितना हो जाए? 1, ये 2, ये 8, तो फिर 1 बचा ना, 1 को यहाँ लिख लीजिए। फिर दूसरा खाचिए, अब देखिए ये 6 हो गया, ये 4 है ना, कुछ नहीं बचा ना, तो फिर 0 कर दीजिए। फिर लिखिए, फिर हम लोग कितना हो गया? 3, 2, फिर 0 कर दीजिए। ठीक, फिर कुछ नहीं बचा, 2 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 0 कर दीजिए। जब तक कुछ बचे, मतलब 2 से कटता जाएगा तो 0 करते जाइए, 0। ठीक, 4, फिर कुछ नहीं बचा, 0, फिर 2 से 2, 0, फिर 2 से करेंगे तो 1। ठीक, अब देखिए इसका मतलब ये क्या आ गया? इसके बाइनरी डिजिट में अगर लिखे तो हम लोग कितना हो जाएगा? 1 0 0 0 0 0 0 0। एक यहाँ पर कितना? 1 1 2 3 4 5 6 7, 7 0 है। 2 2 4 2 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 1। इसका मतलब अब क्या पूछा है? कितने अंक होंगे? तो अंक को हमको गिनना है, तो क्या मतलब है? 1 2, ठीक, बात करें तो 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक होंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर भी ऐसे भी गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलेंगे एक और बेहतर क्लास के साथ, मतलब कि इसके अगले पार्ट के साथ। हम लोग का लेवल दोस्तों धीरे धीरे ही बढ़ेगा। मतलब कि अगर आप लोग कहेंगे कि जैसे कि लेवल बहुत वो है, तो अभी मतलब कि नहीं, इन मतलब छोटे क्वेश्चनों से ही हम बड़े क्वेश्चनों की तरफ समझें, मतलब बढ़ेंगे। जैसे लिखा होगा कि मतलब क्वेश्चन को हल करने का रामबाण तरीका, तो रामबाण तरीका ऐसे नहीं, पहले छोटे छोटे चीज़ों को पकड़िए, इस छोटे चीज़ों को पकड़ के इसका प्रयोग हम बड़े चीज़ों में करेंगे। मतलब ये नहीं कि बड़े चीज़ों को में से छोटे ही नहीं, पर छोटे चीज़ों को अपने अंदर समझ विकसित करते हैं। सीधा सीटेट आपका समझ है, ये किसी दूसरे के दिमाग का पेपर नहीं है। तो समझना है कि हम अपने समझ को कैसे बढ़ाएंगे। उसके लिए मैं फिर लास्ट में आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आपको 3 वीडियो स्टार्टिंग के मिलेंगे, उन्हें आप जरूर देखिए, और जो टॉपिक बताया गया उसे आप कवर करिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम लोग एक और बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।